इंटेंसिटी सही की हुई होला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वेक्टर चैप्टर। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? जल्दी बताओ, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन एंड इज इट क्लियरली विजिबल? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। यस, ओके, गुड। चलो तो आ, आज हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है ना। तो इससे पहले वेक्टर प्रोडक्ट के पढ़ने से पहले वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक तो ये है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टॉपिक तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग वेक्टर्स के प्रोडक्ट को पढ़ें, हम लोगों को जानना होगा 3D वेक्टर्स। तो इसीलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और मैं बात करने जा रहा हूं जो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं 1D 2D 3D की। समझ में आ रहा है? और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 1D तो हम लोग समझे, 2D भी समझे, लेकिन 3D भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा आइडिया देते हुए फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे आएंगे, है ना। तो 1D का मतलब, यदि कोई कहता है 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल। सबको मालूम है 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल। इसे कोलिनियर भी बोलते हैं, इसे हम लोग कोलिनियर भी बोलते हैं, या फिर वन डायमेंशन तो जानते ही होंगे, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं। 1D का मतलब 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब है ये अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और अलोंग लाइन, अलोंग लाइन, along a line, along a line, straight line obviously, along a line, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर वेक्टर का, कहते हैं कि एक्स आई कहते हैं। 1D along a line, 1D मतलब 1 डायमेंशनल, along a line, स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली। आर वेक्टर इसको ऐसे करते हैं, और बहुत ही सिंपल सा इसके बारे में वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यदि बोले तो आर का मैग्नीट्यूड होगा एक्स, और डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब इसमें सब कुछ है। जो वेक्टर हम लोग आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, सब कुछ है। 1 डायमेंशन, अच्छा यहाँ पे वाई जे भी हो सकता है। हम लोग क्योंकि जो चीज़ें पहले डिफाइन करते हैं उसको हम लोग प्रेफरेंस दे के, हम लोग भले ही 1D को डिफाइन करते हो, लेकिन x is something happening along a straight line, you can consider without violating law of generality,
you can consider that axis, that line as x axis or y axis or z axis. So y axis पे भी केवल कुछ हो, that is 1D. केवल x axis पे कुछ हो, that is 1D. z axis पे कुछ हो, that is 1D. So 1D कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, x और y के बीचों बीच ऐसे हो, तो why you are considering like this is x, this is y. You should consider this is x. Why you are considering a complex dimension? तो स्ट्रेट लाइन मोशन या स्ट्रेट लाइन phenomena on straight line is 1D. पहले तो ये जानना होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि अब ये डायमेंशन क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डायमेंशन क्या होते हैं। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन को आप अपने तरीके से सोचिए, डिफाइन करिए, फिर आप कहीं पढ़िए, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डायमेंशन अपने तरीके से, मैं अब कई किताब से पढ़ा नहीं हूँ। मैं अब सोच रहा हूँ कि कोई हमसे पूछेगा कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन is like a quantity which measures position in space, or which measures position in space, or a component along which specify existence of object और स्पेस, है ना। ऐसे मतलब मैं अपने से बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अब रियली में डायमेंशन क्या होते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखे होंगे। हो सकता है कि मेरे इतना एक्यूरेट नहीं बताए होंगे, हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा एक्यूरेट बताए होंगे। मैटर ये नहीं करता, ज़रूरत इस बात की है कि आप सोचें। सर यूपी बोर्ड से हूँ, हमको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या जेई का प्रिपरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नहीं, लेकिन दिलीप कुछ दिन में हो जाएगा। ऐसे इस चूहोन के थ्रू चीज़ें हो सकती हैं, है ना। और पंकज ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज कभी भी हर्डल नहीं होती। लगती तो है शुरू में कि हिंदी मीडियम से है तो हम नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश कम समझ में आ रही है, लेकिन आप बस डरते हैं। एक बार शुरू करिए, समझने की कोशिश करिए। मैंने यूपी बोर्ड को बहुत अच्छा करते हुए देखा हूँ, हिंदी मीडियम वालों को, है ना। तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता। लैंग्वेज एक सिंपल सा लैंग्वेज होता है, ठीक वैसे ही जैसे भोजपुरी होता है, जैसे हिंदी होता है, जैसे संस्कृत होता है, वैसे ही इंग्लिश है, फ्रेंच है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट शायद पता नहीं, आना तो मैं बल्कि दे दूंगा तुम्हें ऐसे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, या फिर लेक्चर रिकॉर्ड होने वाला है तो वो देख लेना, वो भी पब्लिक ही होगा। एनीवे, सो 1D 2D, बात करते हैं 2D, सॉरी 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 1D मतलब 1 डायमेंशन। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन।
टू डायमेंशन किसके लॉन्ग? ऑन अ प्लेन, प्लानर बोलते इसे ऑन अ प्लेन भी बोलते हैं, ऑन अ प्लेन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन इसका देखो ऐसे, रिप्रेजेंटेशन, बल्कि रेड से दिखा देता हूं रिप्रेजेंटेशन। दिस इज लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज एक्स आई, ठीक है, ऑन अ प्लेन। नेक्स्ट वन, इसका रिप्रेजेंट ये तो ऑन अ प्लेन हो गया। दूसरा इसको लिखेंगे ऐसे, आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। अच्छा, फिर से इसको किसी भी दो की तरह से कर सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे कह लीजिए, चाहे वाई जे प्लस जेड के कह लीजिए, चाहे एक्स आई प्लस जेड के कह लीजिए, कोई दो डायमेंशन लेना है। और जब भी हम लोग इंडिपेंडेंट दो डायमेंशन लेते हैं, है ना, जब इंडिपेंडेंट दो डायमेंशन लेते हैं तो उनका मिल के, दोनों का मिल के एक प्लेन ही बनता है। और जो डायमेंशन होता है वो इनफाइनाइट तक कंसीडर किए जाते हैं, आगे से लेकर पीछे तक, ठीक है। इसका यदि फोटो बनाया जाए तो फोटो ऐसे बनेगा, इसका कहा जाएगा कि ये है दिस इज व्हाट आर एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड थीटा। मैग्नीट्यूड आर का होगा अंडरवुड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन के नाम पे tan थीटा होगा y बाई एक्स। और आपको पता है कि थीटा को क्या कहते हैं? थीटा इज एंगल ऑफ आर विथ एक्स एक्सिस। एक एक चीज समझने की कोशिश करो। मैं वो चीज आपको बता रहा हूं जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हम लोग 1D पढ़ चुके हैं, हम लोग 2D पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारी दुनिया है वो 3D है। इस पे मैं एक बात कहा था, आप लोगों को शायद याद होगा। मैं एक बात कहा था कि आप हमको बताना कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी सिंप्लिसिटी होगी, क्या दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स क्या आएंगे जब कहीं पे कोई दुनिया ऐसी हो जो वन डायमेंशनल हो। वन डायमेंशनल वर्ल्ड यदि हम लोगों का होता, हालांकि 3D वर्ल्ड है हम लोगों का, यदि वन डायमेंशनल वर्ल्ड होता तो क्या क्या दिक्कत होती? टू डायमेंशनल वर्ल्ड होता तो क्या दिक्कत होती? 3 डायमेंशनल वर्ल्ड होता तो क्या दिक्कत होती? कलर चेंज कर दीजिए, बोल्ड हो गया है सर। जब मैं आपके लेक्चर सर्किट और पढ़ाया, मैं सर आप इतना अच्छा कहाँ, आरसी सर्किट के बारे में, थैंक यू सर फॉर मेकिंग नॉलेजफुल। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट इन क्लास, बाय सर। ओके ओके दिलीप, बाय। तो हाँ, तो दुनिया कैसी होती जब हम लोग 1D और 2D की बात करते, तो दुनिया कैसी होती? चलिए इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा फिजिक्स से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए फिजिक्स से, साइंस से, है ना, और आप रेशनल हो जाएं, लॉजिकल हो जाएं। इमेजिन करो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये और 1D ही दुनिया है, मतलब आप इस स्ट्रेट लाइन पर ही देख सकते हैं, उसके बाहर इधर उधर नहीं देख सकते। आपकी पूरी दुनिया ही यही है, इसके बाहर आप नहीं देख सकते। आप बल्कि आप भी इसी में रहेंगे, कोई पॉइंट रहेगा, आप भी इसी में रहेंगे, यहीं पे कहीं रहेंगे। आपका हाथ बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अलाउ नहीं है। इसका मतलब 1D में केवल दो डायरेक्शन पॉसिबल है,
which is really one directional with minus sign. This direction या इस डायरेक्शन को माइनस दिस डायरेक्शन कहेंगे। सो 1D में मेनली एक ही डायरेक्शन होता है, हालांकि ऐसे तो दो डायरेक्शन है। अब अपने रियल लाइफ में देखेंगे हम लोग, जब हम लोग अपने रियल लाइफ में देखेंगे तो या तो मैं एक्स एक्सिस पर हूं किसी रोड पर, तो या तो मैं अपने सामने वाले को देख सकता हूं, या तो मैं अपने सामने वाले को देख सकता हूं, और या तो मैं इधर घूम जाऊं तो मैं इसको देख सकता हूं। हालांकि घूमना भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि घूमने के लिए फिर से आपको स्पेस, आपको डायमेंशन चाहिए। ओके, बल्कि बहुत करेंगे तो हम लोग पीछे जा सकते हैं, कोई एक पॉइंट आगे पीछे जा सकता है, रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि रोटेट भी करेगा तो उसके लिए डायमेंशन चाहिए। तो हम केवल एक व्यक्ति को देख सकते हैं। कितनी बोरिंग दुनिया होती हमारी यदि वन डायमेंशनल वर्ल्ड होता। तो यदि टू डायमेंशनल वर्ल्ड होता तो एक प्लेन जैसे ये बोर्ड है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये बोर्ड है मेरे पास, यहाँ पर ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर ही अलाउ होता और डायरेक्शन इनफाइनाइट होते। मान लो ये बोर्ड डायमेंशन है, मतलब ये दुनिया है आपकी, आप बोर्ड से न बाहर आ सकते हैं न बोर्ड से उधर जा सकते हैं, केवल बोर्ड पे ही रह सकते हैं। तो भागिए, आप इधर भागिए, इधर भागिए, इधर भागिए, अलाउ सब है, सब अलाउ है, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। तो हाँ, टू डायमेंशनल दुनिया थोड़ी अच्छी होती, आपके पास बहुत स्कोप होता, बहुत सारी जगह जा सकते, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शन होता। तो वन डायमेंशन से जैसे ही टू डायमेंशन में गए, वैसे ही हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है, डायरेक्शन के नाम पर। और उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैथमेटिकली ये है, और फिजिक्स में तो यूज करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आपको लास्ट में अंतिम 3D बताऊं। ये समझ में आ गया? 1D ऐसा था कि इसी में सब दिख रहा था। मैग्नीट्यूड के नाम पर x दिख रहा था, डायरेक्शन के नाम पर I मतलब x एक्सिस। ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा, बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं आई, आराम से हो गया। 2D आते ही कॉम्प्लेक्स हो गया। मैग्नीट्यूड के नाम पर ये हो गया, और डायरेक्शन के नाम पर हमें बताना पड़ा, कहना पड़ा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ R with x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। बहुत कुछ कहना भी पड़ रहा है। हाँ कृष्णा, वी कैन नॉट जंप इन 2D, यू आर नॉट अलाउड। 2D है ही नहीं, आप टू डायमेंशनल वर्ल्ड में जंप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2D की बात ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1D ही है, 2D है ही नहीं, 2D है ही नहीं। सिमिलरली अब हम लोग 3D पढ़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से 2D होते ही एक डायमेंशन बढ़ते ही इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो गई। इसका मतलब साफ है कि यदि आप यहां पे हैं, तो 1D में है तो आप मुड़ इधर भी नहीं जा सकते, बल्कि आप ऐसे हो सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। मुड़ने के लिए भी आपको 2D चाहिए, वो भी अलाउ नहीं है आपको, बस ऐसे। और आपके लिए बस एक आदमी दिख सकता है, पूरी दुनिया में केवल एक आदमी, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज दिख सकता है। कितनी बोरिंग दुनिया है, कितनी खराब दुनिया है। अच्छा है कि 3D दुनिया है हमारी, जो ब्यूटीफुल है। एनीवे, तो ये इसके लिए ऐसे ऐसे हो सकता है ये, ठीक है। एंड दिस पॉइंट, दिस डायमेंशनलेस जो ऑब्जेक्ट है, बहुत होगा तो डायमेंशन, यदि होगा भी तो ऐसे हो सकता है, कोई
फैलेगा भी तो ऐसे फैल सकता है, तो जो उसका डायमेंशन है, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो फैलेगा भी, उसका डायमेंशन भी होगा, तो वो लाइन की तरह होगा, वो मोटा नहीं हो सकता, वो केवल लंबा हो सकता है। ऐसे केस में यदि एक आदमी, दूसरा आदमी यहां पर है, दूसरा आदमी इसके बगल में है, बातचीत हो रही है, ठीक है, ध्यान दो मेरी बात, बातचीत हो रही है, और जिंदगी में केवल ये इसी को देख पाया है, और कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति 2 डायमेंशन में होकर आ जाए, इन लोगों के लिए तो 1D है, कोई व्यक्ति यदि इन लोगों के बीच में, कोई व्यक्ति इन लोगों के बीच में 2 डायमेंशन से हो के ऐसे घुस जाए, क्योंकि उसको अलाउ है, वो 2 डायमेंशन उसको अलाउ है, वो 2 डायमेंशन में जा सकता है। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे भूत कहते हैं, घोस्ट कहते हैं। एग्जैक्टली सेम बात ऐसी होती है। तो जानते हो, जो रिलीजन वाले बोलते हैं ना कि साइंस और ईश्वर, गॉड, खुदा और ये सब सारी चीजें सुने होंगे, इस यहाँ ये क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है कि क्या करें और क्या नहीं करें, है ना, ऐसे नहीं। ये हमको पढ़ाने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डायमेंशन से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि जो अनहोनी घटनाएं होती हैं उनको हमें भूत कहना या एक्सप्लेन, ये गॉड कहना या किसी के द्वारा कुछ और कहना, ये गलत है। बस ये है कि हम कुछ चीजें ऐसी भी हो सकते हैं, डायमेंशंस जिनकी खोज नहीं हुई है। अब तो आज बात भी 10 डायमेंशन की हो रही है, 11 डायमेंशन की हो रही है ना, 100 डायमेंशन की हो रही है। कुछ लोग इनफाइनाइट डायमेंशन की बात करते हैं। तो जितनी हमारी रीच है और समझ है, वो तो 10 डायमेंशनल बात हो रही है ना। तो 10 डायमेंशन जो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेसाइज किया गया है, एक्सप्लेनेटरी एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं। फिलहाल जो विजिबल वर्ल्ड है हमारा, जो हमारा विजिबल वर्ल्ड है वो 3D वर्ल्ड है। तो ये रहा 1D के बारे में डिटेल। अब बताओ, ऐसे यदि किसी कोई 2 डायमेंशन में रहता है, कोई व्यक्ति है जो 2 डायमेंशन में विचरण कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। पता चला कोई यहां से आवाज दिया बाहर से, हेलो, तो चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखा, क्योंकि उसे अलाउ है बस उसी प्लेन में देखना। गॉट इट? वो इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, चल सकता है, प्लेन, प्लेन इज अलाउड। वो केवल इधर उधर देख सकता है। एक आवाज आई उसके पास, हेलो, तो वो चारों तरफ देखा, कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। फिर बोला हेलो, क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि कोई 3D में था, इससे बाहर था, इससे बाहर कोई था, आवाज दे रहा था, और वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी दुनिया उसे अलाउ नहीं कर रही थी। उसकी पूरी जिंदगी वो 2D वाला था, हर चीज 2D में थी। तो जब 3D से कोई बोला, तो वो उसके लिए वो भूत था, वो उसी, वही घोस्ट है, वही मिस्टीरियस वर्ल्ड है, वही मिस्ट्री है उसके लिए। तो आज के दिन से साइंस के बारे में चैलेंज करने से पहले किसी को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि कॉन्टिन्यूसली साइंस इज ग्रोइंग, एंडलेस जर्नी है ये। साइंस कभी नहीं कहता कि कोई चीज विदाउट एनी कॉज एंड इफेक्ट होता है। दुनिया में कोई भी चीज, चाहे बर्मुडा ट्रायंगल हो, चाहे इससे पहले बहुत सारी चीजें खोजी गई, कभी कोई विश्वास कर सकता था कि यहाँ बैठे अमेरिका वाले से बात हो सकती है, वहाँ साउथ अफ्रीका में मैच होता हुआ यहाँ देखा जा सकता था।
क्या कोई सोच सकता था कि कोई मून पे भी जा सकता है, मार्स पे भी जा सकता है कोई चीज? क्या कभी कोई सोच सकता था ऐसा? नहीं सोच सकता था। कभी सोच सकता था कोई कि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और आप लोग अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे? नहीं सोच सकता था। और लोग उससे पहले इसे इम्पॉसिबल कहे होंगे और आज पॉसिबल है। और जो आज इम्पॉसिबल है कल पॉसिबल होगा, ये साइंस कहता है। ठीक है, तो साइंस को चैलेंज नहीं करने का ये पहला पहला आज के टॉपिक में। तो जिसको आप घोस्ट या जो भी मिस्टीरियस वर्ल्ड या गॉड खुदा के द्वारा चीजें कहते हैं, फैक्ट ये है कि वो उनके द्वारा नहीं होता, बल्कि हम उसको अभी ठीक से जान नहीं पाए हैं, साइंटिफिक रीजंस या वो लॉज नहीं जान पाए। एनीवे, सो बाहर से यदि कोई बोलता है तो उसे सुनाई नहीं, वो उसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो वर्ल्ड नहीं है। एनीवे, अब आते हैं 3D पे। 3D पे अब 3D होते ही हमारी दुनिया आ जाती है, स्पेस हो जाता है, नॉट प्लेन। तो 1D मतलब लाइन, 2D मतलब प्लेन, और 3D मतलब स्पेस। तो राइट डाउन इट जल्दी से। 3D 3D मतलब स्पेस, 3D, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब स्पेस, इन स्पेस, इन स्पेस। और मैं बताना भूल गया, आप लोग उसमें लिख भी सकते हैं, दिस वॉल्यूम, रिलेटेड टू वॉल्यूम। ओके, तो पहले में क्या लिख सकते हैं? पहले में लाइन लिख सकते हैं, दूसरे में प्लेन पहले में लाइन लिख सकते हैं, दूसरे में एरिया लिख सकते हैं। पहले में लेंथ लिख सकते हैं, दूसरे में एरिया लिख सकते हैं, तीसरे में वॉल्यूम लिख सकते हैं। पहले में अलोंग द लाइन लिखेंगे, दूसरे में ऑन प्लेन लिखेंगे, तीसरे में इन स्पेस लिखेंगे। पहले में 1D है, दूसरे में 2D है, तीसरे में 3D है। दिस ये समझना है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन के नाम पे दिस इज आर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। रही बात मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट रही बात रिप्रेजेंटेशन की, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। और ये तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें जो जो डायरेक्शन होता है आर का, वो ऐसे होता है। इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं यहां पर, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं यहां पर, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं यहां पर। हाँ, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं यहां पर। कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोजेक्शन ऑन, प्रोजेक्शन ऑन ए एक्स एक्स जेड प्लेन। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ध्यान से सुन लो। तो ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो है x, ये जो लंबाई है वो है y, और ये जो लंबाई है वो है z। तो दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, y, this is y and this is z. Got it? 3D, 3D, 3D है ये। अब रही बात, अब देखो
थ्री डायमेंशनल होने से इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हो गया कि डायरेक्शन तो अभी भी इनफाइनाइट कहेंगे। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 1D में एक डायरेक्शन होता है, अलाउ भी नहीं होता रोटेट करने का। हालांकि हम लोग प्लस दो डायरेक्शन कहते हैं फिजिक्स में कि ये है डायरेक्शन 1D में, दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज डायरेक्शन, बट ये दो नहीं, एक होता है। कैसे एक होता है? दिस इज डायरेक्शन एंड माइनस दिस डायरेक्शन मीन्स दिस डायरेक्शन। ओके, हर्षित केसरी, नहीं फिर नहीं, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की। मैं इतना पढ़ा दूंगा कि एनसीईआरटी बहुत छोटा सा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात ये कि आखिर ये कहां से आया और इसके डायरेक्शन। अच्छा, आप ध्यान दिए, वेक्टर की बात कर रहा हूं, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, वेक्टर की बात कर रहा हूं, डायमेंशन की बात कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। तो जब वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैं इससे पहले भी 1D में भी मैग्नीट्यूड की बात किया और 2D में भी मैग्नीट्यूड की बात किया, लेकिन अब 3D है तो 3D में भी मैग्नीट्यूड की बात कर लिया। तो अब डायरेक्शन 1D में भी डायरेक्शन की बात किया, 2D में भी डायरेक्शन की बात किया, अब 3D में भी। हाँ, फिजिक्स फॉर ऑल से पढ़ना है। हाँ, 3D में भी डायरेक्शन की बात करनी है, तो 3D में कैसे डायरेक्शन की बात करनी है वो जान लो। हम लोग कोसाइन वैल्यू से डिफाइन करते हैं। 3 डायमेंशन में हम लोग डायरेक्शन 1D में कुछ कहना ही नहीं पड़ा, 2D में एक एंगल लेना पड़ा, एक्स एक्सिस रिफरेंस लेना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज कहना पड़ा, tan थीटा एक एंगल बता दिया, काम हो गया। हालांकि इनफाइनाइट डायरेक्शन था 2D में, और 3D में भी अब इनफाइनाइट से ज्यादा थोड़ी, अब ये थोड़ी देखो, दो टू इनफाइनाइट, दो गुना इनफाइनाइट, ऐसे तो कर नहीं सकते, है ना। ये भी थोड़ा अजीब सी बात है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि 2D में ज्यादा डायरेक्शन होते हैं कि 3D में, यदि मैं आपसे ये कहूं कि 2D में ज्यादा डायरेक्शन होते हैं कि 3D में, तो कितना अजीब सा क्वेश्चन हो गया ये। 2D में भी इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं, 3D में भी डायरेक्शन ज्यादा किस में होते हैं, तो ये बेसलेस क्वेश्चन है। यू कैन नॉट कंपेयर द डायरेक्शंस, नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑन 2D एंड 3D। सोचने में तो ऐसा लग रहा है कि 3D में ज्यादा होना चाहिए, बट साइंस की ये ब्यूटी है कि जब इनफाइनेटली लार्ज चीजें हो जाती हैं, यू कैन नॉट कंपेयर देम, कैन नॉट से दैट इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट इज नॉट ग्रेटर देन इनफाइनाइट। अनडिफाइंड चीजों का कंपैरिजन और इनइक्वालिटी नहीं होता। ठीक है, अनडिफाइंड चीजों का इस तरह का कंपैरिजन और इस तरह की चीजें नहीं होती, है ना। तो ये चीजें सबको सबको समझना है। सर तीनों सर फिजिक्स फॉर ऑल से पढ़ाएंगे, यस और नॉट? सभी को फिजिक्स फॉर ऑल से ही पढ़ाना है, और सेकेंड वॉल्यूम आने वाली है, थर्ड वॉल्यूम में लिख रहा हूँ, देखता हूँ कि कब तक मैं लिख पाता हूँ, और फिर फोर्थ वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में है। फिलहाल तो सभी लोग जो भी सर लोग पढ़ाएंगे मैकेनिक्स तक, तो वो तो जो कवर हुआ है, तो सभी लोग फिजिक्स फॉर ऑल से ही पढ़ाएंगे। एनीवे, सो कोसाइन वैल्यूज LMN, एल किसे लिखूं? सफेद से लिख देता हूं, LMN, LMN। फिर आपको इस पे नहीं जाना है कि LMN क्यों चूज किया गया, कुछ भी चूज करिए, ABC चूज कर लीजिए, सिंबल पे जाना ही नहीं है। पर मैं वो लिख रहा हूं जो किताबों में है, तो ठीक है। क्वेश्चन में इसको बदल सकता है, इसकी जगह कुछ और कह सकता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको ज्यादा यूज करता हूं जो पॉपुलर है, जो ज्यादा सिंबलाइज। यदि वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं तो ठीक है, पहला लेटर है ना। मैं तो कई बार कहता भी हूं, मैं बड़ा सोच के, टीचर्स कहाँ बोलते हैं ना, किताबों में लिखा है। यदि मैं ये कहूं कि मोमेंटम की बात पहले हुई कि मास की,
तो मेरे पास रीज़न है कि मास की पहले बात हुई होगी, क्योंकि मोमेंटम की पहले बात हुई होती तो मोमेंटम को m से सिंपलाइज किया जाता पहला लेटर से, और मास के लिए कुछ और करना पड़ता। जरूर मास की पहले हुई होगी जिसको सिंबलाइज किया गया होगा m से, तो मोमेंटम को बाद में p से करना पड़ा, कुछ और लेटर लेना पड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो भी, जैसे मैं कहता हूं करेंट, करेंट को हम लोग c से क्यों नहीं करते, करेंट क्वांटिटी को? क्योंकि कांस्टेंट की बात पहले हुई होगी जिससे c हम लोग लिख चुके हैं। ओके, कई बार हम लोग के से भी कांस्टेंट लिखते हैं, जो लैटिन वर्ड में के कांस्टेंट, कई कई जगह फ्रेंच में भी, कई कई लैंग्वेज में कांस्टेंट में के टाइप का होता है सिंबल, है ना, लैटिन वर्ड। तो ये रीज़न है। तो आप इस पे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो क्वांटिटीज़ हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं चार्ज, चार्ज को हम लोग सी से क्यों नहीं लिखते? सी बराबर क्यों हम लोग क्यू से लिखते हैं? तो उसका यूनिट का लेना पड़ा, क्योंकि चार्ज का जो सी है उससे पहले कांस्टेंट की बात हुई होगी, तो सी यूज हो चुका है, तो फिर भला चार्ज को भी सी कैसे लिख सकते थे, है ना? तो इस तरह से सोचोगे तो बड़ा मजा आएगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी क्वांटिटी की बात पहले हुई होगी, कौन सी क्वांटिटी पहले डिफाइन की गई होगी। कई बार सरप्राइज होता होगा ना कि मास के लिए m लिखते हैं, वेलोसिटी के लिए v लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए a लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए d लिखते हैं, ऐसे क्यों? फोर्स के लिए f लिखते हैं, ऐसे। तो इसके लिए लिखते हैं, तो फिर मोमेंटम के लिए m क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते क्योंकि मास के लिए हम m लिख चुके हैं, तो मोमेंटम के लिए m कैसे लिख सकते हैं, उसे कुछ और लिखना होगा। एनीवे, सो सिमिलरली lmn यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, और दिस इज व्हाट, इसको हम लोग लिखेंगे, कहेंगे cos थीटा x, cos थीटा y एंड cos थीटा z। थीटा x मतलब, थीटा एक्स मतलब एंगल ऑफ दिस आर विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो थीटा एक्स है। वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वो थीटा जेड वाई होगा, और जेड एक्सिस से जितना बनाएगा उसे थीटा जेड कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसे अल्फा बीटा गामा कहिए, तो ठीक है, कॉस अल्फा लिख लीजिए, कॉस बीटा लिख लीजिए, कॉस गामा लिख लीजिए, एक ही बात है। मैं थीटा एक्स की जगह बस अल्फा लिखा हूं, ठीक है। और ये रहा इनकी वैल्यूज रही, इनकी वैल्यूज जो लिखना है वो है एक्स वाला डिवाइडेड बाय मॉड आर, एंड दैट इज व्हाट, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली y by mod r, that is what, y by under root x square plus y square plus z square, and similarly z by mod r, and that is what, z by under root x square plus y square प्लस जेड स्क्वायर। अब आप लोगों के लिए सरप्राइज अब ये हो रहा होगा कि 1D में डायरेक्शन बताया ही नहीं गया, वो तो सीधा कह दिया गया। 2D में बताया गया तो एक एंगल बताया गया। 3D में डायरेक्शन बताने के लिए तीनों क्यों बताना पड़ रहा है? 3D में बताने के लिए तीनों क्यों बताना पड़ रहा है? आपको मैं बताऊं, एक और चीज बताऊं, अच्छा, P फॉर प्रेशर पावर मोमेंटम विच वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट। अच्छा, प्रेशर के लिए भी P यूज करते हैं। अच्छा,
तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि दूसरा यूनिट है तो मैकेनिक्स की बात ऐसे है ना, जैसे प्रेशर हम लोग कहीं और बात करने लगे, प्रेशर हमेशा अक्सर फ्लूइड मैकेनिक्स में बात होती है, मतलब फ्लूइड में होती है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता। तो तब हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि मोमेंटम पहले आया कि प्रेशर, बल्कि हम लोग पी यूज करते हैं प्रेशर के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इसका मतलब ज़रूर है कि उससे कंफ्यूजन अब हमें यहाँ मोमेंटम से नहीं होगा, है ना। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो अच्छा, पावर के लिए भी पी, वैसे पावर के लिए कई और भी यूज किए जाते हैं, तो इट्स वेरी टफ जॉब एक्चुअली। देखो लेटर तो केवल 26 ही हैं और क्वांटिटीज 50 हैं, तो प्रॉब्लम तो होनी ही है ना। तो ये है बस, पर ये कहा जा सकता है कि यदि पी को यूज कर रहे हैं प्रेशर के लिए, पावर के लिए, मोमेंटम के लिए, डाइपोल मोमेंट के लिए पी यूज करते हैं, यस। तो मजबूरी है, मजबूरी को भी समझो, लेकिन ये है कि मास पहले है, ये है मोमेंटम और मास में किया जा सकता है। प्रेशर में पी आ गया, ऐसे इसका रीजन ये हो सकता है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ये तो नहीं पता चलेगा कि पहले कौन हुआ, लेकिन एक चीज है कि जब मोमेंटम को हम लोग पी लिखे चाहे न लिखे, लेकिन प्रेशर के लिए पी लिखे, प्रेशर के लिए पी लिखे, पावर के लिए पी लिखे, क्यों पी लिखे? इसलिए पी लिखे क्योंकि अब हमारे पास पी यूज हो चुका था, चाहे मोमेंटम चाहे प्रेशर या पावर के लिए, और हमारे पास लेटर रह नहीं गए थे। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? जब 26 लेटर यूज हो चुके होंगे तो फिर मजबूरी हो गया होगा कि हम इसे रिपीट करें, और रिपीट जब शुरू हुआ होगा तो सेक्शन वाइज, साइंस में सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज इंडिपेंडेंट यूज कर लिए होंगे, है ना। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर यूज करते हैं, तो चाहे थर्मोडायनामिक्स में गैस में प्रेशर यूज करते हैं तो पी लिख लेते हैं। अब वहां पे मोमेंटम थोड़ी कम बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे एनीवे मोमेंटम में मास का यूज किया गया, इसका मतलब मास का पहले डिस्कवर्ड किया गया। हाँ, ऑब्वियसली वही मैं बात कर रहा था, स्वयं मैं बात वही कर रहा था कि एम यूज हो चुका था, इसीलिए हम मोमेंटम के लिए एम यूज नहीं कर पा रहे थे। एनीवे तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो कोसाइन वैल्यूज बोलते हैं, इसे कोसाइन वैल्यूज, कॉस वैल्यूज, इसको सिंबल, अच्छा पूरे कॉस वैल्यू को एलिमेंट बोलते हैं, नॉट थीटा। थीटा को एल नहीं कहते, पूरे कॉस वैल्यू को एल कहते हैं, कॉस थीटा को। तो एलिमेंट मतलब कोसाइन वैल्यूज ऑफ एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्वेश्चन ये है कि ये कहां से आया, और क्वेश्चन ये भी है कि कॉस ही क्यों, साइन क्यों नहीं, टैन क्यों नहीं, कॉसेक क्यों नहीं, बाकी सब क्यों नहीं, कॉस क्यों? बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये। और ये वैल्यू कहां से? और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हम हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन को समझ सकते हैं बाय डिलीटिंग वन बाय वन। मतलब ये 2D यदि बनाना है इसको, तो क्या करो, y को 0 कर दो, y को सप्रेस कर दो, समझ में आ रहा है। चाहे z को सप्रेस कर दो तो xy प्लेन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि xy प्लेन सोचूं, 2D xy प्लेन, यू कैन थिंक अबाउट yz प्लेन 2, xz प्लेन 2, है ना। तो ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये सब सही है 2D के लिए भी। कैसे? z को 0 करो,
z को 0 करो, z को 0 करो, z को 0 करो, एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? 2D। तो फार्मूला बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ, यदि z को 0 करोगे तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √x² + y², z0। और ये सब भी सही होगा। तो आप कहेंगे सर उसमें तो tan बताए थे, इसमें cos क्यों? तो क्या tan बताने से क्या cos नहीं बताया जा सकता? क्या यहाँ पे sin नहीं बताया जा सकता? सब जगह सब बताया जा सकता है। अब बात आती है कि आखिर 3 क्यों बताना पड़ रहा है, 3 डायरेक्शन 3 एंगल क्यों बताना पड़ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस क्यों? गॉट इट? चलिए समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं यार, बहुत दिक्कत है। आप लोगों को दिख रहा है ये कि नहीं? दिख रहा है? सब ब्लैक ही ब्लैक हो गया यार। ये देखो, दिख रहा है ये? इज इट विजिबल? दिख रहा है आप लोगों को ये सामने से? ये दिख रहा है? दिख रहा है, ओके ओके, चलो ठीक है, दिख रहा है। तो दिस इज XYZ, है ना ऐसे। और ये रहा, ये मेरे बर्थडे पे शायद वो आया था, फुलझड़ी उलझड़ी आया था क्या, कुछ बर्थडे में लगाते हैं ना, फुर्र फुर्र मारता है ऐसे कुछ, वही वाला है। से उसी में धसा देते हैं और यहाँ से, तो वही है ये। दिस इज वेक्टर, समझ में आ रहा है? दिस इज XYZ, XZ प्लेन, दिस इज XYZ, this is XYZ, this is XY plane, this is XZ plane, this is XZ plane, and this is YZ plane. Clear? अच्छा, ये रहा 3D वेक्टर, ये रहा 3D वेक्टर। अब X से भी कुछ एंगल बन रहा होगा, देखो X से भी कुछ एंगल बन रहा होगा, Y से भी कुछ एंगल बन रहा होगा, और Z से भी कुछ एंगल बन रहा होगा। X से एंगल, Y से एंगल, Z से एंगल, सबसे कुछ न कुछ एंगल बन रहा होगा। निखिल शुक्ला का क्वेश्चन है 4D 5D एग्जिस्ट करता है कि नहीं? मैं बता रहा था कि अभी तक तो एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन, जो एक्सप्लेन करने के नाम पे 10 डायमेंशन की बात हो रही है। तो 4th डायमेंशन इज टाइम, 4th डायमेंशन। तो जितना ही डायमेंशन हम लोग ऐड करते हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्स दुनिया होती है ना? और इतनी कॉम्प्लेक्स होने लगती है, इतना वेरिएशन होने लगता है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि 3D है, बहुत है। यही रीजन है कि 1D सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड, 2D लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, 3D इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, 4th डायमेंशन इज इनविजिबल, दैट इज टाइम। जैसे ही हमारा जो नेकेड आई है, जो हम फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो 3D वर्ल्ड है। जैसे ही 4th डायमेंशन की बात आई, इनविजिबिलिटी आ गई, हम लोग देख नहीं सकते। इट मीन्स दैट और भी डायमेंशंस होंगे जिनको हम देख नहीं पाते। और यही रीज़न है कि जब उस डायमेंशन से, जब हमारे डायमेंशन 3D में कुछ हलचल होती है, कुछ होता है, उस डायमेंशन से जब इस डायमेंशन में कोई आता है तो वो हमारे लिए एलियन की तरह होता है, चाहे मिस्टीरियस की तरह होता है, चाहे हम जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो की उसकी बात होती है। अभी जो 10 डायमेंशन की बात है सब हाइपोथेसाइज किया गया है,
जो जो स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, जो आपके कोर्स में नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी इज हाइपोथेसिस, है ना, इट्स नॉट प्रूव्ड। तो इस चीज का ख्याल रखना है। हाँ, नोट भी कर लो, नोट कर लो। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझने की क्या बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बस नोट कर लो, ठीक है। मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। मैं तो एक्सप्लेन करता हूं ताकि तुम्हें फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए, साइंस को एंजॉय करने लगो। मेरा ये इंटेंट, मैं ये सब जितना जितना मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सब मैं छोड़ सकता हूँ। मैं अपने नंबर ऑफ क्लासेस कम करके भी मैं वेक्टर पढ़ा सकता था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मेरा मकसद होता है कि आप जो मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप अलग हो जाएं, आप रेशनल हो जाएं, आप इतने लॉजिकल हो जाएं जिस जिस जो जो कुछ नया करे। क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना न्यूटन के अंदर था, जितना आइंस्टाइन के था, जितना माइकल फैराडे के अंदर था, जितना टेस्ला, एडिसन, जितना भी नाम सुना होगा आप, गैलीलियो, सबके अंदर उतनी ही पोटेंशियल, उतनी ही क्षमताएं हैं, है ना। लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, उसी को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप क्यों नहीं करते, तो मैं तो कर ही रहा हूं, मैं अपने अलग करता हूं, ठीक है। आप लोगों के पढ़ाने के अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूं क्रिएटिव, और साइंस के फील्ड में ही करता हूं। यही कारण भी है कि मैं इतनी चीजें मैं आपको बता पाता हूं। एनीवे, सो एंगल बन रहा होगा, एंगल सबसे बन रहा होगा दिस 3D वेक्टर जो बीचों बीच है, नॉट 2D, नॉट 2D, नॉट 2D, नॉट 2D, नॉट 2D, नॉट 2D, दिस इज 3D वेक्टर। सर 7D 8D पिक्चर दिखाते हैं, वो क्या होता है? अब ये वो टाइम नहीं है कि इस तरह की बातें करें कि 3D मूवीज, 7D मूवीज, 8D मूवीज, ये सब क्या है, ठीक है। तो एनीवे, अब हम लोगों को समझने की कोशिश करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सभी लोग समझने की कोशिश करो, चलो देखो तो, समझने की कोशिश करो कि कैसे ये देखो, ये जो 3 डायमेंशन है और बीच में ये है ऐसे, इसको प्रोजेक्ट करो। तुम लोगों को याद है, मैं अब ये बताने जा रहा हूं कि ये कहां से आया है, और बताने जा रहा हूं कि ये सब कहां से आए हैं। वैसे तो फार्मूला रट लेना भी काफी है, लेकिन मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। वो तो बोर्ड की परीक्षा दे लीजिएगा, चाहे किसी और टीचर से पढ़िएगा, जो टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये यदि वेक्टर है तो कोई भी ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है। यहीं पे देखो तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। यदि हमें ये लेंथ निकालना है तो क्या करना होगा? मेरे दिमाग में आ रहा है कि लेंथ निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना। लेंथ निकालने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब ये ऐसा है, यदि देखो ऐसे देखोगे तो और ज्यादा आइडिया लगेगा। ये बीच में है, यदि इसको प्रोजेक्ट करें, किसी भी एक प्लेन पे प्रोजेक्ट करोगे, किसी भी, जैसे यहां पे मैं प्रोजेक्ट किया, तो ये देखो जेड है और ये एक्स है, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी होगी बताओ? ये परपेंडिकुलर है, पता है ना, ये यहां पे परपेंडिकुलर है। ये लंबाई होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लंबाई। यदि एक्स वाई पे यदि प्रोजेक्ट किए होते वेक्टर को, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता। समझ में आ रहा है? ये जो तुम्हें दिख रहा है रेक्टेंगल है, और इसका रीजन है
हम 2D में दिखा रहे हैं, इसलिए 3D दिखाना मुश्किल हो रहा है। कभी भी ज्यादा डायमेंशन को कम डायमेंशन में नहीं दिखाया जा सकता। हाँ, कम डायमेंशन, ज्यादा डायमेंशन में कम डायमेंशन को दिखा सकते हैं। कम डायमेंशन में ज्यादा डायमेंशन को नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ज्यादा डायमेंशन में कम डायमेंशन दिखा सकते हैं। जैसे हमारी दुनिया, यदि टाइम को भी ले लें, यदि हम टाइम को भी ले लें, तो हम टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन। सो एक्स वाई जेड एंड टाइम में हम अपने 3 डायमेंशन को दिखा पा रहे हैं आराम से, और दिख पा रहा है। इस 3D वर्ल्ड में 2D दिखा सकते हैं, जैसे बोर्ड दिख रहा है। इस बोर्ड में हम लाइन दिखा सकते हैं, जैसे खींचते हैं। लाइन में हम डायमेंशनल चीजें, पॉइंट दिखा सकते हैं, जो हम पॉइंट लगाते हैं। इंटरेस्टिंग है। लेकिन यू कैन नॉट शो 1 डायमेंशन इन पॉइंट, यू कैन नॉट शो, कैन नेवर शो, you can never show 2 dimension in a line, you cannot show 3 dimension on a plane, and you cannot show 4th dimension time in xyz axis space, which you see easily, जो तुम देखते हो वो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया? तो घर में इमेजिन करना, घर में इमेजिन करना और पाइथागोरस थ्योरम लगाना। कैसे? ओरिजिन मान लेना ना, कॉर्नर को ओरिजिन मान लेना, और एक को एक्स एक्सिस मान लेना, एक एज को। मतलब अब मैं फिजिकल क्लास में होता तब तो दिखा देता आपको, लेकिन क्योंकि फिजिकल क्लास, ऐसे फिजिकल क्लास में तो है नहीं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो अपने रूम में एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लेना, और एक एज को, रूम के एक एज को एक्स एक्सिस मान लेना, दूसरे एज को वाई एक्सिस मान लेना, और तीसरे एज को जेड एक्सिस मान लेना। ओके? और ऐसे डंडा लगा लेना, ऐसे ऐसे बीच में एक डंडा लगा लेना, और कह देना कि बीच में यही वाला आर वेक्टर है। अब बताओ ये लंबाई कैसे निकाली जाएगी? ये वाली लंबाई कैसे निकाली जाएगी? तो मैं बताता हूं। इसको प्रोजेक्ट करो नीचे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट करो, ताकि ऐसे बन जाए, ऐसे और ऐसे हो जाए। प्रोजेक्ट करो। अब देखो, ये रहा x और ये रहा y, ये रहा x और ये रहा y। तो नीचे नीचे कितना ये दूरी हुआ? नीचे नीचे ग्राउंड पर नीचे नीचे कितना दूरी हुआ? अंडरवुड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब याद रखो कि ये वाली दूरी है अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली दूरी, ये वाली, और ये वाली दूरी है जेड। फिर से पाइथागोरस लगाओ। दिस डिस्टेंस इज जेड एंड दिस डिस्टेंस टेढ़ा, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और देखो क्या आता है। यहां पे बताना, मेरा पूरा फोटो, पूरा इमेज 3D या 2D आ रहा होगा, इसलिए मुश्किल हो रहा है कि हम आपको बता पाएं। लेकिन फैक्ट यही है कि आप अपने रूम में यदि सोचेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, है ना? तो अब करना क्या है? ये वाला प्रूव हो गया होगा। नीचे 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 दूरी आ गया होगा कितना? अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? जेड। एक और चीज बता दूं, चलो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को लेके तो ज्यादा ज्यादा आप महसूस कर पाएंगे। एक बंदर है, चाहे कोई इंसेक्ट है, चींटी क्रॉल की, an ant crawls 3 meter due east, then 4 meter due north, then climbed upon tree,
12 मीटर, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो समझो, जिनको कम समझ में आया वो लोग समझो, सभी लोग समझो। ज्यादा अच्छा है कि मैं कोई किताब ले लूं आपको समझाने के लिए। किताब ले लेता हूं, समझ में ऐसे किताब लेता हूं, ध्यान से। सी हियर बुक, ध्यान समझने की कोशिश करो ना। ऐसे ये बुक है, एक एक चींटी है, एक चींटी है, समझने की कोशिश करो। एक चींटी है जो 3 मीटर चली, एक चींटी है जो 3 मीटर ये ओरिजिन है, 3 मीटर चली ईस्ट में, 3 मीटर, 4 मीटर चली, 4 मीटर चली नॉर्थ में, और पेड़ पर चढ़ गई 12 मीटर। ध्यान से, 3 मीटर चली ईस्ट में, 4 मीटर चली नॉर्थ में, और पेड़ पर चढ़ गई 12 मीटर। बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कहेंगे, यहां से चींटी चली थी और यहां पे आई है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहां से यहां। सो दिस इज व्हाट, 3 मीटर ये हुआ, 3 मीटर ये हुआ, 4 मीटर ये हुआ। तो बताओ नीचे नीचे ये, नीचे नीचे, नीचे नीचे ये टेढ़ा कितना हुआ, 5 मीटर, 5 मीटर। तो जब ये 5 मीटर हो गया और ये 12 मीटर है, तो ये फिर पाइथागोरस लगाओगे, दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज व्हाट 12 मीटर। फिर से, क्योंकि ये 90 डिग्री है इस प्लेन में, हाइट है ना भाई। ग्राउंड पे जब चींटी चली होगी इधर 3 मीटर, इधर 4 मीटर, और वहां से पेड़ पे, तो जब इधर 3 मीटर इधर 4 मीटर, तो ये 5 मीटर हुआ ना। और जब ये 5 मीटर ये हुआ और यहाँ पे 12 मीटर है, तो यही ना ऐसे करोगे ऐसे। तो दिस इज 5 मीटर, दिस इज 12 मीटर। तो √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 13। अब आ जाते हैं सिंबल पे। इफ दिस इज x, इफ दिस इज x एंड दिस इज y, इफ दिस इज x एंड दिस इज y, तो ग्राउंड पे ही दोनों ना। तो दिस इज x, दिस इज y, सो हाउ मच दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। वेक्टर ये वाला लंबाई बताओ, √x² प्लस y², एंड दिस इज z, तो दिस इज √x² प्लस y², एंड दिस इज z। तो ये लंबाई बताओ, ये वाला, ये वाला। ओके, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे बताता हूं कि ये सब कहां से आया है। ये वाला तो हो गया, ये तो समझा दिया। अब ये वाला कहां से आता है वो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग मेरी बात। ध्यान से सुनना। तो उस चींटी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 13 मीटर है वो डिस्प्लेस्ड, 13 मीटर। एनीवे, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जो डंडा लगाए होगे अपने रूम में उसको प्रोजेक्ट करना एक्स एक्सिस पर। तो तुम्हें ये एक फोटो मिलेगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब तुम इसको, ध्यान से मेरी बात सुनो ना, अल्फा, किसी भी वेक्टर को जब किसी एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो जितना लेंथ मिलता है उसे ही एक्स कहते हैं। ध्यान से, जब
किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो जितना लेंथ मिलता है उसे ही एक्स कहते हैं, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं जितना लेंथ मिलता है उसे ही वाई कहते हैं, है ना। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो है वो क्या है तुम लोग समझ ही रहे होगे। यदि इस वेक्टर को, यदि मैं बात करूं इस वेक्टर को 3i प्लस 4j प्लस 12k, 4j प्लस 12k, यदि मैं ये कहूं कि इस वेक्टर को एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो कितना मिलेगा, तो इसका आंसर क्या है। इस वेक्टर को यदि एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3। वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4। यदि जेड एक्सिस पे इसको वेक्टर को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो कितना लेंथ मिलेगा, तो इसका आंसर है 12। सिमिलरली हियर मॉड ऑफ दिस आर निकल चुका है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही है, और इसी को एक्स कहा जाता है, आपको पता ही है। आप हमको ये बताओ, आपको नहीं लगता कि लंबाई जब इसको मालूम है और एक्स एक्सिस वाला मालूम है तो बेस मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है, और ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ही गया है, इसे ही प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कॉस अल्फा की वैल्यू सही लिखी गई है। आपको नहीं लगता कि यदि इस वेक्टर को एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करें तो एक्स मिलेगा, 90 डिग्री बनेगा और अल्फा माना गया है, तो व्हाट इज कॉस अल्फा। ऐसे इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हम 2D बनाना चाह रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाह रहे थे, उस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना चाह रहे थे। बाकी फार्मूला जिनको कम समझ में आ रहा है उनको वो रट लो भाई, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दुनिया में कहीं नहीं होता जितना मैं समझा रहा हूं, और खासकर फिजिकल वाला होता, फिजिकल क्लास होता तब तो और मजा आ जाता, लेकिन अभी मजबूरी है। अगले क्लास में मैं आपको GIF दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में। आज मेरा लेक्चर था कि मैं ऐसा लेक्चर दूं जिससे आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, डायमेंशन के बारे में आपको डायमेंशन की क्लैरिटी हो जाए। ये सब चीज़ें सोच के मैं आज मैं वीडियो और ये सब नहीं दिखा रहा था, अगले क्लास में आपको जरूर दिखाऊंगा। तो आप हमको बताओ कि ये कॉस अल्फा ठीक लिखा गया है कि नहीं, बताओ ये कॉस अल्फा ठीक लिखा गया है कि नहीं। और सिमिलरली क्या y के लिए ऐसा ही नहीं बना सकते, क्या सिमिलरली z के लिए नहीं बना सकते। बोलो, क्या इसी तरीके से जैसे मैं x पे प्रोजेक्शन इस वेक्टर का x पे लिया हूं तो इस वेक्टर का y पे प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, क्या z पे प्रोजेक्शन नहीं लिख सकते। यदि लिख लिख के बनाओगे तो तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, और जब जब ऐसा दिखेगा तब तब तुम कॉस लिखोगे तो तुम्हें यही वैल्यू मिलेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, अब फिर अभी क्वेश्चन हम लोग का आंसर नहीं मिला कि साइन और टैन क्यों नहीं, कॉस क्यों, चलिए वो भी लिख सकते हैं। सभी लोग ये बोले बताओ, यदि ये x है और यदि आप जानते हो कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जिसको समझा चुका हूं, तो बताओ ये लंबाई कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, बोलो ये लंबाई। तो बताओ कोई जरूरी है कि एक्स ही लिखा जाए, क्या साइन अल्फा नहीं लिख सकते, जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या टैन नहीं लिख सकते, टैन अल्फा दैट इज अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स।
क्या नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है और लिख भी दिया हूं। लेकिन आप हमको बताओ कॉस कॉस क्यों लिखा गया? सिंपल सा, कहीं पे भी कोई भी एक्सप्रेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, चाहे जो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, चाहे जो फॉर्मूले में क्वांटिटीज और डायमेंशंस जो आते हैं, वो आसान बनाने के लिए होते हैं, आसानी से याद करने के लिए होते हैं। तो मैं यदि कहूं कि 2D में tan डिफाइन है और 3D में cos, तो इसका आंसर सिंपल सा है। 2D में tan आसान था और 3D में cos। कैसे आसान था? क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल वाला x बाई मॉड आर, वाई एक्सिस से एंगल वाला कॉस y बाई मॉड आर, जेड एक्सिस से एंगल वाला कॉस z बाई मॉड आर। सिमिलर है, x के साथ ऊपर x नीचे सेम, y के साथ एंगल कॉस y ऊपर नीचे सेम। साइन में तो नीचे सेम तो होगा सब में, पर ऊपर थोड़ा कठिन है। टैन में तो ऊपर नीचे कुल बदलने जा रहा है। टैन में तो ऊपर भी बदलेगा नीचे भी बदलेगा, कम से कम कॉस में नीचे तो नहीं बदल रहा है, केवल ऊपर ही बदल रहा है। साइन में भी नीचे नहीं बदल रहा है, पर ऊपर जो लिखा जा रहा है वो लंबा लिखा जा रहा है, कठिन लिखा जा रहा है। यही रीजन है कि 3D में हम लोग कॉस यूज करते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। और इस तरह से सोचोगे, क्या जो मैं बता रहा हूं किताबों में लिखा है, मैं अपनी किताब में लिखा हूं, क्या कहीं और भी लिखा है जिस तरह से मैं बताता हूं? अगले क्लास में तो प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि डिवीजन क्यों नहीं होता वेक्टर में, वेक्टर में प्रोडक्ट होता है तो दो तरह का क्यों होता है। कोई बताता है, आप खोज लेना यूट्यूब पर, खोज के थक जाना, किताबों में देख लेना, फॉरेन तक जितने भी स्पीकर हैं, लेक्चरर हैं, किसी का भी देख लेना और पता करने की कोशिश करना कि प्रोडक्ट के ऊपर कितने लोग लेक्चर दिए हैं और कितने लोग बताए हैं कि दो तरह का प्रोडक्ट क्यों होता है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइन भी और टैन भी लिखा जा सकता है, और पिछले वाले 2D में टैन यूज करते हैं, वहां भी साइन और कॉस लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आसान होता है तो टैन लिखते हैं। अब रही बात कुछ एक्सप्रेशन की, तो कुछ एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, देखते हैं। देखो तो जरा कुछ एक्सप्रेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ये एक वैल्यू है। क्या आप लोग नहीं बता सकते हैं? इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं? एलिमेंट जानते हो ना? बोलो, एलिमेंट जानते हो ना? यही है ना? जरा स्क्वायर करके जोड़ लो, तो स्क्वायर करके जोड़ो, देखो कितना आता है। जल्दी से इसको स्क्वायर करके जोड़ो और देखो कितना आता है। 1 आता है कि नहीं? सो कोसाइन वैल्यूज जितने भी कोसाइन वैल्यूज हैं 3D वेक्टर वाले, यदि उनको स्क्वायर करके जोड़े, उसी तरह से इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे ये वैल्यू आता है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? स्क्वायर करके इसको जोड़ लो। तो आज मैं आप लोगों को फेमिलियर किया और एक अच्छा लेक्चर दिया इसके बारे में कि किस तरीके से हम चीज़ों को और ज़्यादा आसानी से रियलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को ज़्यादा रेशनल बना सकते हैं। चलिए, अगले क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड करते हुए मैं डिवीजन ऑफ वेक्टर्स क्यों नहीं होता और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के क्यों होते हैं,
ये मैं बताऊंगा, और अगले अगले क्लास में एक दो क्वेश्चन भी इस पे करवाऊंगा ताकि आप ज्यादा समझ सकें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अकेलापन भी इंजॉय करिए, खूब सोचिए साइंस के बारे में, और पोटेंशियली यू आर जस्ट लाइक not less than Newton, Edison, Einstein, Michael Faraday and all, Tesla. Thank you so much. Bye.